Welcome all the viewers to this channel Awareness of Legal Fraternity। आप सभी श्रोताओं का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। कुछ प्रश्न मेरे पास हैं जिनका मैं आज इस व्याख्यान में उत्तर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं श्री सुरेश शर्मा जी का। ये बराबर प्रश्न करते रहते हैं और बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता हैं और व्यूअर हैं और टेक्निकल सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं और जिससे लगता है कि लीगल एक्सपर्ट है, क्योंकि लीगल प्रोफेशन से भी इनका नाता है। ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर हैं और आर्बिट्रेशन करते हैं, तो इनका इंटरेस्ट बहुत है लॉ में, इसलिए हम इनके प्रश्न पर ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं और ध्यान भी देते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि प्रश्न लिखने में इनसे या तो भूल होती है या जो पूछना चाहते हैं उसको ठीक से प्रश्न के रूप में ढाल नहीं सकते हैं या उसमें दिक्कत होती है। फिर भी हम इनका एक एक प्रश्न, कई प्रश्न है, हालांकि कुछ प्रश्न का ये व्हाट्सएप पर ही पूछे हैं और व्हाट्सएप पर जो पूछे हैं उसका शॉर्ट में हमने रिप्लाई भी, अगर समय मिला तो क्विक रिस्पॉन्स की तरह हम रिप्लाई भी किया है। फिर भी उस कुछ प्रश्न को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका प्रश्न पढ़ेंगे। क्योंकि उनका पहले जो नंबर था वो दूसरा था, बाद में उन्होंने बहुत टेक्निकल प्रश्न किया था, तो हमने उनको व्हाट्सएप पर पूछा कि आप एडवोकेट हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, आई एम नॉट एडवोकेट, आई एम सुरेश शर्मा, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू पास्ट माई मोबाइल टेम्पररी चेंज। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, सर्वेदर ऑर्डर 22 CPC for substitution of plaintiff or defendant is applicable to temporary injunction of order 39 CPC. I too was doubtful, but I could not get support of any case law. Now that I got support from you, I make a fresh search. Thank you, sir. If substitution is not possible, what will happen to miscellaneous case? This question was replied on WhatsApp. Then he said, I mean petition seeking temporary injunction under Order 39 CPC registered as miscellaneous case. I replied it, main suit is registered as title suit. Subsequent injunction case is registered as miscellaneous case. He has given in my response, then I also replied on WhatsApp. तो अब तक के जो इनका प्रश्न है उसका हिंदी में सारांश मैं बताना चाहूँगा, ताकि और भी श्रोता लोग जो सुन रहे हैं इससे लाभ उठाएं। तो इनका कहना है कि ऑर्डर 22 CPC जिसमें सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, यानी कि किसी भी मुकदमा में कोई पक्ष अगर मर जाता है तो उसके स्थान पर उसके वारिस को पार्टी बनाया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका प्रावधान है, कब कैसे प्रस्थापना होगा उसके बारे में ऑर्डर 22 बताता है, या कब उसकी आवश्यकता नहीं है ये सब बताता है, या किसका उत्तरदायित्व है ये करने का, ये सब ऑर्डर 22 में प्रावधान बना हुआ है। ये सभी विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अधिवक्तागण या न्यायिक पदाधिकारी या प्रबुद्ध लोग जो कानून में रुचि रखते हैं या कुछ अनुभव है उनको भी मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति मुकदमा के दौरान मर गया जो पार्टी था, तो उसके विरुद्ध कोई आदेश या उसके पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं हो सकता। विधि के सिद्धांत के अनुसार मरे हुए आदमी के और मरे हुए आदमी के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध जो जजमेंट होता है वो डिग्री होता है, वो नलिटी होता है, वो शून्य होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन कुछ केस में अपवाद स्वरूप ऐसा भी आया है जिसमें कहा गया है
कि अगर मरे हुए व्यक्ति के पक्ष में डिग्री हो जाता है या आदेश हो जाता है तो वो शून्य नहीं माना जाएगा। उसका अलग कारण है, क्योंकि वो आज टॉपिक नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं देंगे और बहुत हाइपर टेक्निकल है। उसमें कई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो सब रेफर करके वो बताया गया है कि कब वो शून्य होगा कब नहीं होगा। अपवाद स्वरूप एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब जहाँ तक प्रश्न है कि ये तो हो गया सीपीसी में प्रावधान ऑर्डर 22 का है, वो सूट में लागू होता है, वो सूट में लागू होता है और सेम प्रोविजन अपील में भी लागू होता है। यानी कि सूट का जो प्रोसीजर है सब्स्टिट्यूशन का, वही सेम प्रोसीजर अपील में भी है। प्लेंटिफ के जगह पर वहाँ अपलेंट रहेगा और डिफेंडेंट के जगह पर वहाँ पर रिस्पोंडेंट रहेगा, लेकिन वो अपील में भी लागू होता है। अगर कोई मुकदमा रिवीजन का है हाई कोर्ट में और रिवीजन का मुकदमा अगर चल रहा है और उसमें सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता हुई तो उसमें ऑर्डर 22 का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, एग्जैक्टली ऑर्डर 22 अप्लाई नहीं करता है। इसलिए उसके लिए लिमिटेशन की व्यवस्था अलग है और या रिट एप्लीकेशन है उसमें अलग व्यवस्था है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमको देखना है कि ये सिविल सूट है या सिविल अपील है। अगर सिविल सूट है और सिविल अपील है तो उसमें कोई व्यक्ति मर गया, यानी कि जो पार्टी है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट या अपलेंट रिस्पोंडेंट, तो उसके स्थान पर पार्टी बनाने के लिए ऑर्डर 22 के प्रावधान को देखना होगा। अगर प्लेंटिफ मरता है तो ऑर्डर 22 रूल 3 का प्रावधान देखना होगा, अगर डिफेंडेंट मरता है तो 22 रूल 4 का प्रावधान देखना होगा। अब इनके मन में जो सवाल आया, शर्मा जी के सवाल में आया कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, इंजंक्शन का पिटीशन दिया हुआ है, टेम्पोररी इंजंक्शन का पिटीशन जो पड़ता है ऑर्डर 39 में पड़ता है, तो उसमें ऑर्डर 39 वाला जो पिटीशन पड़ता है उसमें ऑर्डर 22 अप्लाई करेगा कि नहीं। यानी अगर कोई पार्टी मर गया तो इंजंक्शन मैटर में वो सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान, यानी कि उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग अवेट करेगा कि नहीं करेगा, जो भी प्रावधान है ऑर्डर 22 में, उसके बारे में इनको कोई शंका हुआ। और शंका हुआ तो इन्होंने कहा, लिखा कि आई वॉज डाउटफुल बट आई कुड नॉट गेट सपोर्ट ऑफ एनी केस लॉ। नाउ दैट आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम यू आई मेक ए फ्रेश सर्च। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने फ्रेश सर्च किया है और सपोर्ट हम जो उनको व्हाट्सएप पर जवाब दिए उससे कुछ सपोर्ट उनको मिला। तो मैंने कहा था कि इंजंक्शन का जो पिटीशन होता है वो किसी भी सूट या अपील के दौरान पड़ता है, उसको इंटरलॉक्यूटरी मैटर बोलते हैं या इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन बोलते हैं, जो टेम्पररी इंजंक्शन का पड़ता है। और परमानेंट इंजंक्शन का तो रिलीफ सूट में मांगा जाता है, तो परमानेंट इंजंक्शन के लिए अलग से कोई पिटीशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। परमानेंट इंजंक्शन कब होता है, जब फाइनल जजमेंट और डिग्री पास होता है तब परमानेंट इंजंक्शन होता है, जिसको परपेचुअल इंजंक्शन कहते हैं। इसलिए मृत्यु का, किसी पार्टी के मृत्यु का परपेचुअल इंजंक्शन का रिलीफ है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूट के अंदर ही वो रिलीफ है जैसे और सब रिलीफ है। तो सूट में फर्क पड़ता है, सूट में उसका प्रावधान है। अब जो उदाहरण के लिए अगर कोई सूट है उसमें अलग से हमने इंजंक्शन का पिटीशन दिया है तो क्या होगा। तो जैसा कि शर्मा जी ने प्रश्न किया था, उससे लगता है कि उनके या तो दिमाग में होगा या किसी केस में उन्होंने देखा होगा कि इंजंक्शन पिटीशन को मिसलेनियस केस में दर्ज कर दिया गया, और मिसलेनियस केस दर्ज कर दिया गया तो मिसलेनियस केस में सब्स्टिट्यूशन लागू होगा कि नहीं होगा, ये शंका होने का एक कारण था। तो इसका सही जवाब ये है कि जनरली प्रैक्टिस में बिहार में किसी भी कोर्ट में ऐसा नहीं हमने देखा है कि इंजंक्शन पिटीशन जो ऑर्डर 39 में टेम्पररी इंजंक्शन का जो ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट होता है पिटीशन दिया गया हो तो उसको मिसलेनियस केस में रजिस्टर किया गया हो, ऐसा नहीं होता है। अरे हमने देखा भी नहीं, ऐसा लॉ भी नहीं। उसके पीछे कारण है कि कौन सा मैटर मिसलेनियस केस में रजिस्टर होगा और कौन सा नहीं होगा।
इसमें किसी वकील का अपना कोई या पार्टी का कोई अपना डिस्क्रिशन नहीं है और न कोर्ट का कोई डिस्क्रिशन है कि कोर्ट कहे कि हम मिसलेनियस में इसको रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए रूल बना हुआ है। सीपीसी में सीपीसी नहीं बताता है कि कौन केस मिसलेनियस केस रजिस्टर होगा और कौन केस मिसलेनियस केस रजिस्टर नहीं होगा। उसके लिए सिविल कोर्ट रूल्स बना हुआ है और सिविल कोर्ट रूल में रूल 459 है, उसमें चार्ट बना हुआ है कि सीपीसी के अंतर्गत कौन सा ऐसा इंटरलोक्यूटरी मैटर है और पिटीशंस फाइल होता है जिसके लिए मिसलेनियस केस रजिस्टर करना जरूरी है। तो उस रूल 459 के अनुसार अगर सीपीसी के अंतर्गत कोई पिटीशन फाइल होता है तो उसका मिसलेनियस केस दर्ज होगा। तो मिसलेनियस केस दर्ज हो गया मतलब वो मिसलेनियस केस एक सेपरेट केस होता है। उसको आप कह सकते हैं कि मेन केस का वो ब्रांच या ऑफशूट है, लेकिन उसी केस के साथ वो टैग रहेगा। बल्कि मेन केस टाइटल सूट के साथ ही एक ही केस रिकॉर्ड में उसका ऑर्डर सीट भी चलता है। प्रैक्टिस में यही है। कहीं कहीं लोग सुविधा के लिए अलग से मिसलेनियस केस रिकॉर्ड खोल देते हैं, तो वो एक ही साथ दोनों में डेट पड़ता है, टाइटल सूट के साथ मिसलेनियस केस का रिकॉर्ड आता है और सुविधा के लिए दोनों में एक ही साथ डेट किया जाता है और दोनों साइड बाई साइड देखा जाता है। या तो अगर अलग मिसलेनियस केस रिकॉर्ड बन गया तो साइड बाई साइड चलेगा टाइटल सूट के साथ, और नहीं तो मिसलेनियस केस उसी टाइटल सूट केस में ही रजिस्टर हो गया है, ऑर्डर सीट में आ गया है, तो एक ही ऑर्डर सीट में दोनों केस का ऑर्डर चलेगा। आज मान लिए टाइटल सूट में डेट है तो आज जो ऑर्डर हुआ टाइटल सूट उसमें लिखा रहेगा। फिर मिसलेनियस केस का जब डेट आएगा तो उसमें मिसलेनियस केस नंबर लिखा रहेगा, लेकिन ऑर्डर सीट सेम रहेगा और एक ही कोर्ट में रहेगा तो सेम हाकिम का दस्तखत होगा। मिसलेनियस में जो ऑर्डर हुआ वो मिसलेनियस केस वाला हेडिंग में वो ऑर्डर लिखाएगा और टाइटल सूट में जो ऑर्डर हुआ टाइटल सूट वाला लिखाएगा। तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट मिसलेनियस केस होगा भी, उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट और सेपरेट और डिस्टिंक्ट केस नहीं होता, इंटरलिंक्ड रहता है सुविधा के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसका क्या प्रोसीजर होगा मिसलेनियस केस का, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 141 सीपीसी में। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो सूट का जो प्रोसीजर होगा वो मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स का भी होगा। यानी कि प्रोसीडिंग्स, उसमें मिसलेनियस वर्ड नहीं है, प्रोसीडिंग वर्ड है। उसके अपवाद स्वरूप उसमें लिखा हुआ है कि एक्सक्यूशन जो केस होता है, डिग्री का इजराई जिसको कहते हैं, एक्सक्यूशन केस अलग दर्ज होता है, वो मिसलेनियस केस में दर्ज नहीं होता है, लेकिन एक्सक्यूशन को भी प्रोसीडिंग माना गया है। वो मेन केस के आधार पर, डिग्री के आधार पर वो दर्ज होता है एक्सक्यूशन केस में। तो एक्सक्यूशन केस इज ऑल्सो ए प्रोसीडिंग, उसको एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो 141 के हिसाब से एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में सूट का प्रोसीजर लागू नहीं होगा, और रिट जो होता है हाई कोर्ट में, रिट प्रोसीडिंग कहलाता है, उसमें सीपीसी का प्रिंसिपल अप्लाई करता है लेकिन सीपीसी का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। तो इसलिए ऑर्डर 22 का प्रोविजन उसमें अप्लाई नहीं करेगा एक्सक्यूशन केस में और रिट प्रोसीडिंग्स में। बाकी जो मिसलेनियस केस सिविल कोर्ट रूल्स के हिसाब से 459 में होता है, उसमें ऑर्डर 22 अप्लाई करेगा। यानी कि अगर प्लेंटिफ ने कोई पिटीशन फॉर इंजंक्शन का दिया है और प्लेंटिफ का डेथ हो गया तो मिसलेनियस केस में भी उसका पिटिशनर है, मिसलेनियस केस में प्लेंटिफ, तो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना होगा और उसका टाइटल सूट में भी सब्स्टिट्यूशन करना होगा, दोनों में सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अगर मिसलेनियस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो वो नहीं होने के कारण वो प्रोसीडिंग अवेट कर जाएगा क्योंकि सेम प्रोविजन है। तो जहाँ पर रूल परमिट करता है कि कोई इंटरलोक्यूटरी मैटर है या कोई सेपरेट पिटिशन फाइल हुआ है किसी सूट में या अपील में, तो उसको मिसलेनियस के रूप में दर्ज किया जाएगा। जैसे कोई सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया तो उसको रिस्टोरेशन के लिए ऑर्डर 9 रूल 4 में या ऑर्डर 9 रूल 9 में रिस्टोरेशन पिटिशन फाइल होता है। ये दोनों रिस्टोरेशन पिटिशन मिसलेनियस केस में दर्ज होता है। उसी तरह से अगर कोई एक्सपार्टी डिग्री हो गया तो ऑर्डर 9 रूल 13 में पिटिशन फाइल होता है एक्सपार्टी डिग्री सेटिसाइड करने के लिए, तो भी मिसलेनियस केस में होता है। उसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया एक्सक्यूशन के दौरान, एक्सक्यूशन केस में
ऑर्डर 2158 में अटैचमेंट सेट असाइड करने के लिए कोई केस फाइल होता है तो वही मिसलेनियस केस में दर्ज होता है। उसी तरह से अगर कोई नीलाम हो गया प्रॉपर्टी तो नीलाम सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 21 रूल 90 में कोई पिटिशन फाइल होता है तो मिसलेनियस केस में दर्ज होता है। उसी तरह से अगर कोई इजराय में कोई थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी पर दखल ले रहा है तो वो जो ऑब्जेक्शन करता है, दखल दहानी को रेसिस्ट करता है तो 2197 में फाइल करता है पिटिशन तो वही मिसलेनियस केस दर्ज होता है। उसी तरह से बहुत सा अपील है जो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, ये एक्स पार्टी हियरिंग हो गया, तो अपील में भी प्रावधान है ऑर्डर 41 रूल 19 में, वो भी मिसलेनियस केस दर्ज होता है। तो ऐसा बहुत सा अपील में और सूट में प्रावधान है पिटिशन जो फाइल होता है उसको मिसलेनियस केस में दर्ज करने का। तो अगर शर्मा जी जैसा कि आपका शंका है, पहला शंका ये कि सूट में अगर कोई इंजंक्शन का पिटिशन है तो वो मिसलेनियस केस दर्ज नहीं होगा और उस पर सब्स्टिट्यूशन होने और नहीं होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेन इफेक्ट उसमें सूट में पड़ता है और इंजंक्शन के लिए अलग से सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से किसी कोर्ट में इंजंक्शन पिटिशन पर मिसलेनियस केस दर्ज हो गया है तो वो उसमें भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नहीं हुआ है। अगर वैसा है सिचुएशन तो कोर्ट के दिमाग में ये लाना होगा कि ई अनकॉल्ड फॉर मिसलेनियस केस हो गया है, आउट ऑफ वे हो गया है, इसको ट्रीट किया जाए पार्ट ऑफ दिस सूट, सूट का ही पार्ट इसको माना जाए, अलग से इंडिपेंडेंट केस इसको नहीं माना जाए। तो आपके सवाल का यही विस्तृत उत्तर हम दे रहे हैं कि सब्सिक्वेंट इंजेक्शन केस इज रजिस्टर्ड एज मिसलेनियस केस सर वेदर केस लॉ ऑफ अदर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है तो आपने जो बताया था, हमने जब कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपने कहा कि सब्सिक्वेंटली इट वाज रजिस्टर्ड। तो आप जहाँ पर भी देखते हैं कि इंजंक्शन पिटिशन पड़ा है तो वहाँ पर पॉइंट आउट कीजिए इसको मिसलेनियस केस रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं। अगर रजिस्टर्ड हो गया तो पॉइंट आउट कीजिए कि गलत रजिस्टर्ड हो गया है, मेन केस में ही पिटिशन चलेगा। तो आपका मुख्य प्रश्न यही है कि ऑर्डर 22 इंजंक्शन के पिटिशन के ऊपर लागू होता है कि नहीं, तो उसका उत्तर है कि चूंकि ऑर्डर 22 सूट में लागू होता है, सूठी के अंदर इंजंक्शन है तो उसका इम्प्लाइड इफेक्ट पड़ सकता है लेकिन इंजंक्शन में अलग से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि प्लेंटिफ सूट फाइल किया है और प्लेंटिफ मर गया और प्लेंटिफ ने ही इंजंक्शन भी फाइल किया था और मिसलेनियस केस दर्ज नहीं हुआ, यानी कि सूट में इंजंक्शन भी पेंडिंग है और सूट भी पेंडिंग है और प्लेंटिफ मर गया और सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो जब सूट अवेट कर गया तो इंजंक्शन कहाँ रहेगा? जब मेन सूट ही नहीं रहेगा तो इंजंक्शन खत्म हो गया। तो इंजंक्शन का अलग से कोई वजूद नहीं है। जैसे कि कोई पेड़ के ऊपर कोई लता है, वो लता जो है वो पैरासाइट की तरह होता है, वो पेड़ के पत्ता से और उसके तना से ही रस लेकर के जीवित रहता है। अगर पेड़ सूख गया तो वो लता अपने आप सूख जाएगा। तो उसी तरह से अगर सूट खत्म हो गया, अवेट कर गया या सूट डिसमिस हो गया तो इंजंक्शन अपने आप समाप्त समझा जाएगा। किसी भी कारण से मेरिट पर डिसमिस हो गया या डिसमिस पर डिफॉल्ट हो गया या अवेट कर गया तो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा। तो इंजंक्शन का अलग से कोई वजूद नहीं है सूट में रहने की वजह से। लेकिन अगर इंजंक्शन का ऑर्डर कोई डिसोबिए कर दिया है और डिसोबीडियंस का पिटिशन पड़ा है ऑर्डर 39 रूल 2A में, तो उसका प्रावधान है कि वो मिसलेनियस केस में रजिस्टर होगा और उसका इंक्वायरी और एविडेंस वगैरह सूट में जैसे होता है उस तरह से होगा। अगर उस केस में कोई मर गया है तो ऑर्डर 22 लागू होगा डिसोबीडियंस का केस में, डिसोबीडियंस ऑफ इंजंक्शन के केस में, बट नॉट इन ए केस ऑफ प्लेन एंड सिंपल इंजंक्शन मैटर। तो शर्मा जी हम समझते हैं कि नाउ इट इज क्लियर फॉर यू एंड यू आर ए लर्नेड पर्सन, यू कैन ऑल्सो, देयर इज नो नीड टू हंट आउट एनी केस लॉ। इफ यू विल हंट आउट ए केस लॉ you may find in some high court a case law, but I doubt whether any case law would be available on this point because it is not in practice anywhere. अब नेक्स्ट प्रश्न है शर्मा जी का, वो भी है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो लिखते हैं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं, सर वेदर केस लॉ ऑफ अदर हाई कोर्ट नॉट बियरिंग साइटेशन नंबर but matching with the case under adjudication can be quoted in some courts.
the decision purports to have been given by a single judge in revision case, whether it will catch attention of the court। तो आपका एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका होता है कि केस लॉ ऑफ दूसरा हाई कोर्ट जिसका कि कोई साइटेशन नहीं है, यानी कि वो रिपोर्टेड केस नहीं है, लेकिन आपका जो केस लोअर कोर्ट में अभी चल रहा है उससे वो मैच करता है, तो वो आप कोर्ट कर सकते हैं कि नहीं लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो कोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट जो जजमेंट देता है तो सभी जजमेंट या ऑर्डर रिपोर्ट नहीं होता है उसमें, जिसमें कि कुछ पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड हुआ है और कोर्ट समझता है कि इसको रिपोर्ट होना चाहिए, तो उसको सर्टिफाई कोर्ट कर देता है और उस ऑर्डर में लिखा रहता है नीचे में फिट फॉर रिपोर्ट और नॉट फिट फॉर रिपोर्ट या अप्रूव्ड फॉर रिपोर्ट, अप्रूव्ड फॉर रिपोर्ट AFR शॉर्ट में लिखा रहेगा। जब सर्टिफाइड कॉपी लीजिएगा कोई ऑर्डर का हाई कोर्ट का तो लिखा रहेगा AFR माने अप्रूव्ड फॉर रिपोर्ट, और अगर नहीं तो लिखा रहेगा NAFR नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्ट। इससे समझ जाइएगा कि रिपोर्ट नहीं हुआ है। फिर भी जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया किसी एक पर्टिकुलर लॉ पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, तो वो लोअर कोर्ट के लिए वो मार्गदर्शन होता है और उस पर बाइंडिंग होता है। तो ये अपने हाई कोर्ट का जजमेंट अगर है और रिपोर्टेड नहीं भी है तो लोअर कोर्ट में साइट होता है इनवेरिएबली, और लोअर कोर्ट उसको रिस्पेक्ट भी करता है, करना भी चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर अपने कोर्ट का जजमेंट नहीं है, रिपोर्टेड या अनरिपोर्टेड, वैसे केस में दूसरे हाई कोर्ट का अनरिपोर्टेड केस लॉ अगर आप देते हैं और एग्जैक्टली सेम पॉइंट डिसाइड हुआ है जो लोअर कोर्ट में भी इन्वॉल्व है, तो उसको लोअर कोर्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं। इसको लॉ प्रेसिडेंट बोलते हैं। लॉ प्रेसिडेंट के हिसाब से कौन सा जजमेंट बाइंडिंग होगा और कौन सा बाइंडिंग नहीं होगा ये लिखा हुआ है। तो जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स which is not reported is not a binding precedent but it must be respected by the court below। लोअर कोर्ट में अगर आप देते हैं तो उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट दे करके उस लाइन पर उसको ऑर्डर करना चाहिए। इसलिए आपको हिचकना नहीं चाहिए, आप अनरिपोर्टेड केस लॉ को भी साइट कर सकते हैं। दूसरा आपने लिखा है कि वो जजमेंट रिवीजन के केस में दिया है, तो रिवीजन के केस में दे या अपील के केस में दे, किसी कंटेक्स्ट में दे, अगर वो जजमेंट है उस पर भी लॉ है। उसमें ये लॉ कहता है कि व्हाट वाज लॉजिकली डिसाइडेड, जिसको बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। रेशियो डिसाइडेड क्या है, व्हाट वाज द रेशियो डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट इन एनी रिपोर्टेड केस और एनी अनरिपोर्टेड केस। तो जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मैटर, लॉ पॉइंट डिसाइड हो गया है, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट होगा। अगर कोई खास लॉ पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ है, कोई मैटर पासिंग रेफरेंस में कहा गया है या ऑब्जर्वेशन है जिसको ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, तो वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट में नहीं आता है। लेकिन ऐसा भी जजमेंट मिलता है लॉ प्रेसिडेंट में कि इवन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द हाई कोर्ट मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय द लोअर कोर्ट। तो इन एनी व्यू ऑफ द मैटर यू विल गेट बेनिफिटेड by any order passed by our own high court, and if it is not available then order passed by any other high court may kindly be also respected by court below and it has to be respected। तो आपने लिखा है whether it will catch attention of the court, certainly it will catch attention। Catching attention is something different and relying upon it or it is a binding precedent is something different। अटेंशन तो तुरंत आएगा, अटेंशन तो उसका जाएगा ही, अटेंशन कैच करेगा ही। अटेंशन कैच करने के बाद अगर ये क्वेश्चन उठाता है कि वेदर इट इज ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट और नॉट, वेदर आई शुड अवॉइड बाय इट, वो डिफर भी कर सकता है, उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकता है और ये कह सकता है सिंस देयर इज नो जजमेंट ऑन दिस पॉइंट ऑफ आवर ओन हाई कोर्ट सो आई डिफर, वो डिस्टिंग्विश कर सकता है उसको। लेकिन अटेंशन तो उसको कैच करेगा ही करेगा। अगर वो समझता है कि डिस्टिंग्विशेबल है तो उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है, लेकिन उसको रेशियो डिसाइडेड है, वेल डिस्कस जजमेंट है और उससे लॉ कुछ डिसाइड कर दिया है तो वो रेस्पेक्टेबल है, तो उसको रेस्पेक्ट करके उसको रिलाई कर सकता है और उसको कंसीडर करके ऑर्डर कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ लॉ है और कोर्ट का जो
विजडम है क्या है, कोर्ट के विजडम पर डिपेंड करता है। लेकिन इस जो सवाल है उस डिपेंड करता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट के ऊपर। तो उसका जवाब है इट इज़ नॉट ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट ये होता है कि कोर्ट को कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको मानना ही है। तो लोअर कोर्ट के पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए ये आपका सवाल हुआ। जहाँ तक ये हुआ कि अनरिपोर्टेड केस लॉ ऑफ अदर हाई कोर्ट is relevant for the lower court or not, whether it will catch attention or not. My reply is certainly it will catch attention, and in some cases it may have a binding force and the court may rely upon it, and relying upon it the court may pass order in accordance with that order passed by the other high court. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रिसेंट शर्मा जी ने एक और क्वेश्चन दिया है, तो एक ही साथ उसका भी जवाब दे देते हैं। वो शर्मा जी का क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। वेदर तमस्सुक दैट इज मॉर्गेज बॉन्ड इज नॉट रिटर्न टू द प्लेंटिफ वंस द अमाउंट इज रियलाइज, व्हाट इज द रूल इन दिस रिगार्ड। ये क्वेश्चन जो फ्रेम किए हैं शर्मा जी, इसमें क्लैरिटी नहीं है, फिर भी हम अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयास किए हैं, और हम जहाँ तक समझे हैं हम जवाब दे रहे हैं। फिर अगर आप समझिए कि हमने नहीं समझा या जवाब प्रॉपर नहीं दिया है या इनकम्प्लीट है, तो आप यू आर फ्री टू पुट द सेम क्वेश्चन इन अनदर वे। जहाँ तक सवाल है कि तमस्सुक किसको कहते हैं ये जानना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तमस्सुक इज नॉट ए मॉर्गेज बॉन्ड, तमस्सुक इज ए बॉन्ड। बॉन्ड किसको कहते हैं? इट इज ए हैंड नोट, जिसको कि लॉ में प्रोनोट कहते हैं। प्रोनोट कहते हैं, प्रोनोट उसको कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी महाजन से, मनी लेंडर से उधार में रुपया लेता है, तो उसको वादा करता है कि हम तुमको लौटा देंगे, तो उस सिक्योरिटी में एक डॉक्यूमेंट दिखता है, दैट इज ए सिक्योरिटी बॉन्ड एंड इट इज ए रिकॉग्निजेंस बॉन्ड। वो कहता है कि हम आपको रुपया लौटा देंगे। अगर उसमें ये लिखता है कि हम इतना रुपया आपसे लिए हैं और हम वादा करते हैं जब आप मांगिएगा तो हम मूल और सूद समेत आपको लौटा देंगे, तो अगर वो प्रोनोट है यानी कि हैंड नोट है, कोई व्यक्ति अपने हाथ से लिख करके जो लोन लेता है महाजन से वो देता है, तो वो हैंड नोट है, उसको टेक्निकली प्रोनोट बोला जाता है, बोलचाल की आम भाषा में उसको हैंड नोट कहते हैं। तो वो उसमें सूद के साथ भी रिटर्न कर सकता है, बिना सूद के जैसा तय हुआ है वो लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा रहता है, वो पेबल ऑन डिमांड, जब मांगेंगे तो हम देंगे, तो वो हो गया प्रोनोट के डेफिनेशन में आता है। इफ इट इज नॉट पेबल ऑन डिमांड देन इट इज नॉट ए प्रोनोट बट इट इज ए सिंपल बॉन्ड। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है अलग है। तो आपका कहने का मतलब है आप ये ट्रीट कर रहे हैं कि जो तमस्सुक है वो मॉर्गेज बॉन्ड है, तो मॉर्गेज का कानून अलग है। मॉर्गेज जो आपको टीपी एक्ट में उसका प्रावधान है, और ये सब बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड वगैरह ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैटर है, और स्टैम्प एक्ट में मिलेगा कि तो बॉन्ड पर कितना स्टैम्प लगता है। ये कॉन्ट्रैक्ट से होता है, दो पार्टी के बीच में मनी लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कि बॉन्ड आजकल बैंक लोन देता है तो बॉन्ड लिखवाता है, तो वो बॉन्ड तरह तरह का होता है। तो तमस्सुक का माने ये नहीं होता है कि मॉर्गेज, कभी कभी ऐसा पहले पुराने ज़माने में यूज होता था, तो जनरली ज़मींदारी के पीरियड में तमस्सुक ज़मींदार लोग लिख करके अंग्रेज़ सरकार को देता था। वो रुपया वगैरह जो लेता था ज़मींदारी वगैरह का, और उसको कोई कहीं अपीयरेंस का रहता था, तो उसको बोलते थे तमस्सुक हाजिरी ज़मीनी। वो अपीयरेंस होने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड देता था कि जब जरूरत होगा हम अपीयर करेंगे आपके सामने, उसके लिए भी एक बॉन्ड लिखा है। आज भी अपीयरेंस के लिए कोर्ट में बॉन्ड लिखा जाता है, सिक्योरिटी बॉन्ड। एक्यूज लोग लिखता है, बेल जब होता है रहता है, बेल इज अलाउड विथ टू सिक्योरिटी फॉर रुपीज सो एंड सो। तो दो जो जमानत होता है सिक्योरिटी बॉन्ड जो देता है वही देता है कि हम एक्यूज को कोर्ट में हाजिर करेंगे। वो सिक्योरिटी बॉन्ड हुआ, वो भी एक तरह का बॉन्ड है, वो सिक्योरिटी बॉन्ड है। तो हाजिर करेंगे, नहीं हाजिर करेंगे तो इतना रुपया जुर्माना, जितना रुपये का बॉन्ड दिखा रहता है उतना रुपया उसको देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज, वो थर्ड पार्टी वो सिक्योरिटी बॉन्ड एक्यूज है, उसी को अगर एक्यूज से मांगा जाता है
द एक्यूज्ड रिलीज ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड ऑफ ₹5,000, तो वो अपने लिख करके देता है कि आई बाइंड माई सेल्फ टू अपीयर इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो, फेलिंग व्हिच आई सेल फॉरफिट ₹5,000 टू द कोर्ट। तो अगर वो उसको भी बॉन्ड हुआ, वो सिक्योरिटी बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड गिवन बाय द एक्यूज्ड फॉर हिज पर्सनल अपीयरेंस, और सिक्योरिटी बॉन्ड गिवन बाय द सिक्योरिटी जो जमानदार कहलाता है, वो जमानदार या थर्ड पार्टी। उसी तरह से अगर कोई लोन लेता है बैंक से तो कोई डॉक्यूमेंट अपना प्लेस करता है, और LIC का बॉन्ड है या और स्टॉक है, शेयर वगैरह है मार्केट में, ये सब करता है, उसको हाइपोथिकेट बोलते हैं। तो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है, वो भी सिक्योरिटी बॉन्ड ही एक तरह का हुआ, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। वो प्रॉपर्टी को हाइपोर्ट करता है, क्योंकि वो लिक्विड प्रॉपर्टी में आता है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसके लिए मॉर्गेज में और हाइपोथिकेशन में ही अंतर है। तो ये कहना कि तमस्सुक इज ए मॉर्गेज बॉन्ड, इट इज रॉन्ग और इट इज मिसनोमर। तमस्सुक इज नॉट ए मॉर्गेज एट बेस्ट। अगर तमस्सुक किसी प्रॉपर्टी के लिए हुआ है तो उसको बोलते हैं तमस्सुके जायदादी, पहले के लोग लिखते थे। तो वो ये सब जो हाइपोथिकेशन और प्रॉपर्टी जो आजकल बैंक वाला लोग कराता है, तो वो कह सकते हैं पुराने ज़माने में जो तमस्सुके जायदादी होता था वो हो सकता है। तो हाइपोथिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ओनली ए सिंपल मॉर्गेज के ऐसा नहीं है। अगर इसमें लैंडेड प्रॉपर्टी है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब ये हाइपोथिकेशन नहीं हुआ। यही डिस्टिंक्शन है हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। मॉर्गेज जब भी हुआ तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज बॉन्ड होता है, और जिसको कि इजारा या रेहन बोलते हैं, या कहीं कहीं उसको सूद भरना भी बोलते हैं, और कहीं कहीं जरपेशगी भी बोलते हैं, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो हाइपोथिकेशन का जहाँ तक सवाल होता है तो वो होता है फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक बॉन्ड वगैरह, LIC वगैरह का पॉलिसी वगैरह, ये सब जो होता है शेयर मार्केट में जो है, ये सब को अगर किसी मनी लेंडर के पक्ष में या बैंक के पक्ष में या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पक्ष में वो पार्टी लोन लेने के लिए, लोन इनकर करने के लिए अगर एक्सिक्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए बॉन्ड और एग्रीमेंट, देन इट इज कॉल्ड a bond and in the form of hypothecation bond और hypothecation agreement। तो ये हो गया तमस्सुक का लिटरल माने। तो अगर तमस्सुक है तो तमस्सुक में मॉर्गेज का कोई प्रावधान यानी कि TP एक्ट का कोई प्रावधान लागू नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है पुराने ज़माने में, आज़ादी के पहले जमींदारी के पीरियड में, तमस्सुक लिखने वाले लिखा हुआ है नॉमिनिक्लेचर ऑफ डीड। कानून कहता है कि डीड के नाम से नहीं होता है, डीड का नेचर ऑफ डीड डिसाइड होता है उसके कंटेंट से एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट। तो किस नियत से वो डॉक्यूमेंट लिखा है पार्टी ने, उसके कंटेंट से पता चलता है। तब उसका अगर मान लिए कि ऊपर में लिखा हुआ है तमस्सुक, लेकिन अंदर बॉडी में लिखा हुआ है कि हम अपना ज़मीन इनको तमस्सुक करते हैं या इनको देते हैं, इजारा में देते हैं या सूद पर देते हैं, या और कुछ वर्ड ऐसा लिखा हुआ जिससे पता चले कि लैंड को ही मॉर्गेज किया गया है, तो वो तमस्सुक समझा जाएगा कि मॉर्गेज है। तो कंटेंट्स देखना पड़ेगा। अगर कंटेंट्स वैसा नहीं है तो इन जनरल तमस्सुक इज नॉट ए मॉर्गेज, पहले ही समझ लीजिए। अब आइए मॉर्गेज पर। तो मॉर्गेज कई तरह का होता है। मॉर्गेज में, सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, एक एग्रीमेंट शिप होता है, उसमें प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजर के ही पोजीशन में रहता है और टाइटल भी मॉर्गेजर के ही पास रहता है। मॉर्गेजर जो रुपया लेता है मनी लेंडर से, तो उसके बदले में वो मनी लेंडर को सूद देता है, इसलिए उसको सिंपल मॉर्गेज बोलते हैं। और अगर टाइम पूरा हो गया, जितना टाइम के लिए लिया, तो मॉर्गेजर जो है उसको रुपया वापस करके मॉर्गेज बॉन्ड वापस ले लेगा। तो मॉर्गेजर को क्या है राइट, मॉर्गेजर को राइट ऑफ रिडम्पशन है, और मॉर्गेजी को क्या राइट है, उसको राइट ऑफ फोरक्लोजर है, राइट ऑफ सेल। तो अलग अलग मॉर्गेज के लिए अलग अलग प्रावधान TP एक्ट में बना गया। तो आपका जो प्रश्न है उसको हम अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मान लिए कि सही में मॉर्गेज है
और मॉर्गेजर ने रुपया दे दिया, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मॉर्गेज बॉन्ड, सिंपल मॉर्गेज है, सुपरस्टिव मॉर्गेज है, बैबुल वफा है, या मॉर्गेज विथ कंडीशनल सेल है, या वो एनामोलस मॉर्गेज है, या इंग्लिश मॉर्गेज है, जितना भी तरह का मॉर्गेज होता है, और मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है जो आजकल बैंक लोग कराता है, वो सब किसी भी प्रकार का मॉर्गेज हो, अगर मॉर्गेज बॉन्ड में जितना रुपया लिखा हुआ है, मॉर्गेज मनी जो है, उतना रुपया अगर मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को दे दिया, वेल एंड गुड, तो मॉर्गेजर को ये राइट है, इंटाइटल है मॉर्गेजर की वो वसूली का रसीद दे, मॉर्गेजी रुपया पाने का रसीद देगा, वो अलग से रसीद देगा। अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज है तो रसीद भी, पेमेंट का रसीद भी रजिस्ट्री कचहरी में रजिस्टर्ड होता है, और रसीद में वो लिखेगा आई सो एंड सो, अपना नाम पता, एज ए मॉर्गेजी रिसीव्ड अमाउंट सो एंड सो इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉर्गेज डीड नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो, एंड आई हैंडेड ओवर दी ओरिजिनल मॉर्गेज बॉन्ड और मॉर्गेज डीड टू सो एंड सो। हिंदी में उसी को लिखेगा, अंग्रेजी में हम समझा दिए कि हम रुपया पा चुके हैं मॉर्गेज मनी, हम इसको रसीद लिख रहे हैं और कागज हम हवाले कर दिया। अगर मान लिया कि कब्जा में ही सुपरस्टिव मॉर्गेज, तो लिखेगा हम कब्जा भी उनको दे दिया है और हम कागज भी उनको दे दिया। अलग से रसीद अगर नहीं लिखता है तो प्रैक्टिस में ये है कि जो मॉर्गेज बॉन्ड है, मॉर्गेज बॉन्ड के पीठ पर, पुष्ट पर वो मॉर्गेजी लिख देता है कि इस मॉर्गेज का, इस डीड का हम कुल रुपया मॉर्गेजर से वसूल पाए हैं, या मॉर्गेजर का बाल बच्चा जो भी उसके बिहाफ में देगा उससे वसूल पाया, और ओरिजिनल कागज हवाले मॉर्गेजर के कर दिया। और उतना ही नहीं, वो मॉर्गेज बॉन्ड का पहला पेज जो स्टैंप रहता है उसको ऊपर से फाड़ दिया जाता है ताकि वो रीयूज नहीं हो, कहीं री इन्फोर्स उसको नहीं करे। तो ये मॉर्गेज में रिडम्पशन का प्रैक्टिस है जो नॉर्मल कोर्स में होता है। मॉर्गेजर जब रुपया देता है, मॉर्गेजी को लौटाता है, तो मॉर्गेजी का ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि डॉक्यूमेंट लौटा दे। अगर वो नहीं डॉक्यूमेंट लौटाता है तो मॉर्गेजर उससे लीगली डिमांड कर सकता है और उसके लिए कंपेल कर सकता है बाय फाइलिंग सूट, और उससे डैमेज क्लेम कर सकता है, परेशानी जो हो सकता है वो कर सकता है, और उस पर क्रिमिनल केस भी कर सकता है। तो ये हो गया प्रावधान। लेकिन आप जो ये कहते हैं कि मॉर्गेज बॉन्ड इज नॉट रिटर्न टू द प्लेंटिफ वंस द अमाउंट इज रिटेन, तो ऐसा नहीं है। अब प्लेंटिफ का कहाँ सवाल हो गया? प्लेंटिफ होने से इसलिए कहा कि क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं फ्रेम किए हैं। अब प्लेंटिफ के संदर्भ में बताते हैं, इसलिए हमको इतना डिटेल बताना पड़ रहा है। आपके प्रश्न से ये लगता है कि मॉर्गेजर ने कोई सूट फाइल किया रिडम्पशन का, ठीक है, तो सूट फाइल किया और रुपया वसूल हो गया, तो वसूल हो गया तो ऐसे ही स्थिति में प्लेंटिफ को मॉर्गेज बॉन्ड रिटर्न होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आप रूल जानना चाहते हैं। तो जब बिना सूट फाइल किए हुए मॉर्गेजर को मॉर्गेज बॉन्ड रिटर्न करने का रूल है, प्रावधान है, और उसका नैतिक और वैधानिक दायित्व है मॉर्गेजी का कि उसको वापस कर दे, तो सूट में क्यों नहीं होगा? उसके लिए अलग से रिडम्पशन का चैप्टर में जाइएगा, टीपी एक्ट में मिलेगा। हालांकि सबसे डिफिकल्ट एंड टेक्निकल चैप्टर मॉर्गेज है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, और उसमें रिडम्पशन और टेक्निकल है। तो रिडम्पशन का क्या प्रावधान है? ऐसे अगर हम मॉर्गेजर हैं और मॉर्गेज मनी हम जा करके टेंडर करेंगे, हमको कहना होगा मॉर्गेजी को कि हम रुपया दे रहे हैं आपको, वो भी कब करेंगे? जैसे मॉर्गेज में पीरियड दिया रहता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल। अगर 5 साल का मॉर्गेज है तो 5 साल के अंदर हमको मॉर्गेज प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार नहीं, यानी कि रिडेम्पशन का राइट हमको तब अक्रू करेगा जब 5 साल स्टिपुलेटेड पीरियड पार कर जाएगा। तो वो पीरियड जब पार हो जाता है, स्टिपुलेटेड पीरियड, तो हम सबसे पहले उसको ओरली टेंडर करेंगे, ओरली टेंडर करेंगे और कहेंगे कि हम रुपया आपको दे रहे हैं, समय पार हो गया, आप हमको मॉर्गेज वापस कर दीजिए और रुपया ले लीजिए। अगर ओरल टेंडर पर वो नहीं मानता है तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कानून में जो लिखा हुआ वो बता दें।
लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, अब प्रॉपर क्या है। ओरल टेंडर पर अगर नहीं सुना तो एक लीगल टेंडर के हिसाब से एक नोटिस देगा या अपने लेटर देगा राइटिंग में, क्योंकि उसका कागजी एविडेंस वैल्यू हो और कागजी सबूत रहे, तो एक पत्र लिखेगा मॉर्गेजर यही कि हम रुपया आपको दे रहे हैं, आप रुपया ले लीजिए और आप मॉर्गेज बॉन्ड वापस कर दिया, और तिथि और समय दे देगा, इस निर्धारित समय में हम आपके पास आमे, कृपया तिथि और समय बताइए कि हम रुपया लेकर आमे आपको लौटा दें और कागज आप हमको दे दें। तो ये भी हो गया एक टेंडर का लिखित टेंडर हो गया। अगर वो नहीं हुआ, उससे भी नहीं हुआ, तो लीगल नोटिस देके वकील के जरिए यही टेंडर कराया जा सकता है। यानी कि ओरल टेंडर, रिटन टेंडर, ये एट दी ऑप्शन ऑफ द मॉर्गेजर है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों का मैंडेटरी लॉ में नहीं है और लीगल नोटिस देना भी मैंडेटरी लॉ में नहीं है। मैंडेटरी जो लॉ में है वो 83 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है। वो डिपॉजिट जो कोर्ट में होगा रुपया, वही लीगल टेंडर होता है। तो उसमें पिटीशन एक देना पड़ता है कोर्ट में, मॉर्गेजर कहेगा तो उसमें भी लिखना पड़ता है कि हमने उनको मौखिक टेंडर किया था, उन्होंने नहीं लिया, तो इसलिए हमको अनुमति दिया जाए कि मॉर्गेज मनी को हम कोर्ट में जमा कर दें और विपक्षी को नोटिस दे के उनको डायरेक्शन दिया जाए कि रुपया ले जाएं और हमारा कब्जा वापस दे दें और हमारा मॉर्गेज बॉन्ड को वापस कर दें। ऐसा पिटीशन में लिखा जाता है। तो 83 टीपी एक्ट में जो पिटीशन फाइल होता है वो अकॉर्डिंग टू सिविल कोर्ट रूल 459 वो मिसलेनियस केस में रजिस्टर होता है। इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज ए सूट नॉर एज ए मॉर्गेज सूट। जनरली मॉर्गेज से संबंधित कोई भी सूट होता है, रिडम्पशन सूट या फॉरक्लोजर सूट या सूट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, सब टाइटल मॉर्गेज सूट करके रजिस्टर होता है और उसमें जो डिग्री बनती है उसका अलग प्रावधान है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सीपीसी के अंदर मॉर्गेज सूट का। ऑर्डर 34 में पूरा मॉर्गेज सूट के बारे में दिया हुआ है, उसका डिग्री का अलग फॉर्मेट भी बना हुआ है, अलग अलग सूट का फॉर्मेट बना हुआ है। तो वो लिखेगा 83 टीपी एक्ट में, वो पिटीशन में लिखेगा और रुपया कोर्ट परमिट करेगा उसको कि आप रुपया कोर्ट में जमा कीजिए। चालान से वो रुपया कोर्ट में जमा होता है, नज़ारत में जमा रहता है। तो जब रुपया जमा हो जाएगा तो बिजनेस केस रजिस्टर हो गया और रुपया जमा हो गया, तब विपक्षी को यानी कि मॉर्गेजी को नोटिस जाएगा और नोटिस में डायरेक्शन रहता है कि आपका रुपया जमा है, आप मॉर्गेज बॉन्ड कोर्ट में आकर के जमा कर दीजिए और कब्जा दखल दे दीजिए और रुपया लेने का रसीद भी रजिस्ट्रेशन आप लिख दीजिए या कोर्ट में आकर के रिसीव कर लीजिए। तो ये सब डायरेक्शन उसको नोटिस में रखता है। अगर नोटिस तामील हो गया और मॉर्गेजी रुपया लेने कोर्ट में आ गया तो कोर्ट में वो मॉर्गेज बॉन्ड दाखिल करेगा, तभी उसको रुपया निकालने का परमिशन मिलेगा। तो जब वो मॉर्गेज बॉन्ड दाखिल कर देगा कोर्ट में तो कोर्ट जो है मॉर्गेजर को परमिट कर देगा मॉर्गेज बॉन्ड वापस लेने का। इस प्रकार मॉर्गेजर के हाथ में कोर्ट के थ्रू 83 के स्टेज में ही मॉर्गेज बॉन्ड आ जाएगा और रुपया मॉर्गेजी के हाथ में चला जाएगा। ये एक तरीका है। अगर किसी केस में मॉर्गेजी कोर्ट में नहीं आता है तब कोर्ट को कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मिसलेनियस केस इसी बात का है, इट इज ए टेंडर, ये टेंडर ऑफ मॉर्गेज मनी एंड टेंडर नोटिस मस्ट बी गिवन टू दी मॉर्गेजी। मॉर्गेजी को मालूम होना चाहिए, तो उसी के लिए टीपी एक्ट में स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना गया है कि लीगल टेंडर है और लीगल टेंडर का नोटिस मॉर्गेजी को होना चाहिए। तो कोर्ट जो नोटिस कर दिया 83 टीपी एक्ट में रुपया जमा है मॉर्गेज मनी और नोटिस सर्व हो गया, तो कोर्ट होल्ड करेगा कि प्रोसीडिंग इज क्लोज या proceeding is dropped since the notice has already been served upon the mortgagee and mortgagee has not turned up to receive the mortgage money, hence the case is closed और proceeding is dropped। proceeding drop हो जाएगा, तब उसके बाद ऑप्शन है मॉर्गेजर का, तब वो रिडेम्पशन सूट फाइल करेगा और वो प्लेंट में ये सब बात लिखेगा कि हमने इनको ओरल टेंडर किया या लीगल नोटिस से टेंडर किया, उससे भी इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, तब हमने 83 टीपी एक्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी प्रक्रिया अपना करके कोर्ट में रुपया जमा करके इनको लीगल टेंडर किया मॉर्गेज मनी का और इनको नोटिस मिला, नोटिस के बावजूद भी नहीं आते हैं, इसलिए हमको एक डिग्री फॉर रिडम्पशन हमारे पक्ष में पास किया जाए। तब वो क्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा टाइटल मॉर्गेज सूट
and that suit shall be called a suit for redemption of mortgage money। तब वैसी स्थिति में लास्ट में जब सूट में डिग्री होगा तो डिग्री होने के बाद उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, तो फिर वहाँ डायरेक्शन दिया जाएगा। जो मिसलिनियस केस में डायरेक्शन दिया गया था इट वाज ए सिंपल एन ऑर्डर, लेकिन वहाँ वो जजमेंट में डायरेक्शन दिया जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ जजमेंट ए डिग्री शैल बी पास। तो डिग्री के हिसाब से उसको डायरेक्शन दिया जाएगा तो वो रिटर्न करेगा। इसलिए अगर आप प्लेंटिव वर्ड यूज करते हैं तो उससे हम रेफरेंस ले रहे हैं, इट मस्ट बी विथ रेफरेंस टू ए रिडेम्पशन सूट। तो कहने का तात्पर्य है कि हर हालत में अगर मॉर्गेज बॉन्ड है, उसका नाम कुछ भी दिया हुआ हो लेकिन मॉर्गेज कानून के हिसाब से है, तो मॉर्गेज बॉन्ड का रुपया वसूल होने के बाद मॉर्गेजी का ये उत्तरदायित्व है कि वो ओरिजिनल मॉर्गेज बॉन्ड को वापस कर दे मॉर्गेजर को। अगर वो वापस नहीं करता है तो रुपया पाने का ही हकदार नहीं है, तो उससे कानूनी कार्रवाई करके वापस लिया जा सकता है, और अगर वो वापस नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, और उस डॉक्यूमेंट को वो नोटिस के बाद नहीं लेता है तब वो यूज नहीं कर सकता है और उसका कोई राइट मॉर्गेज प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा टू यूज। अगर वो सुपरएक्टिव मॉर्गेज में है तो उसको पोजीशन का राइट नहीं रहेगा, उससे वो बेनिफिट नहीं उठा सकता। और अगर इंटरेस्ट पर है, सिंपल मॉर्गेज है, तो उस सूद का इंटाइटल नहीं होगा, वो सब वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये सब कंसिक्वेंसेस फॉलो करना होगा। तो शॉर्ट में आपका एक लाइन का जो प्रश्न है उसका एक लाइन का जवाब यही है शर्मा जी कि तमस्सुक मॉर्गेज बॉन्ड नहीं होता है, और अगर मॉर्गेज बॉन्ड है तो मॉर्गेज मनी रिटर्न करने पर वो मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट को रिटर्न करने का उत्तरदायित्व मॉर्गेजी को है, और मॉर्गेजर का पूरा अधिकार है मॉर्गेज बॉन्ड को पाने का। लेकिन ऐसा कहते हैं बस द अमाउंट इज राइट, व्हाट इज द रूल इन दिस रिगार्ड। तो रूल यही है, जो प्रैक्टिस भी है और रूल भी है, दोनों बता दिए। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू मिस्टर शर्मा जी एज वेल ऑल दी लिसनर्स who have been listening my this lecture very patiently and waiting anxiously for this lecture series. Thank you all। आज इसी प्रश्न पर आज कंक्लूड करते हैं, उसके बाद बहुत सारा प्रश्न है उसमें टाइम लगेगा, आज थोड़ा समय का अभाव है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।